सुब्बू के टैलेंट से आइडियाज का दरिया बहता, पर ऑफिस बॉय चिढ़ जाए उसकी कामयाबी न सहता। बिहाइंड द सीन में लिखी जाती है तकदीर, छुपके की रिकॉर्डिंग मामला हुआ गंभीर। अशोका मित्रन छुपके लिखता कहानियों का सफर, कॉफी के प्यालों में डूबा एक शायर का जिगर। जेमिनी स्टूडियो हर दिन एक नया नजारा, कहीं मेकअप, कहीं शायरी, कहीं सपनों का सहारा। फिर आया स्टीफन स्पेंडर, अंग्रेजी का कंफ्यूजन लाया, कोई न समझा स्पीच पर सबने क्लैप बजाया। शुरुआत होती है जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट से, जहां मेकअप का मटेरियल ट्रक भर भर के आता था, जिसका नाम था पैनकेक, जो हीरो हीरोइन के चेहरे पे लगाया जाता था। इन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। ये मेकअप डिपार्टमेंट एक पुराने बिल्डिंग में था, जो शायद रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल रहा होगा। हाँ, वही ब्रिटिशर जो इंडिया में लड़ाइयाँ लड़ता था। मेकअप रूम बिल्कुल हेयर सलून जैसा था, बड़े बड़े शीशे, चारों तरफ बिजली के बल्ब, और गर्मी इतनी कि लगता था एक्टर्स को भुना जा रहा है। इस डिपार्टमेंट को तुम मिनी इंडिया बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ सब मिलके एक नेशनल इंटीग्रेशन का लाइव डेमो देते थे। दूरदर्शन के जमाने से पहले इन लोगों का काम था एक्टर्स को पैनकेक से इतना मेकअप लगाना कि वो भयानक मॉन्स्टर बन जाए। कंफ्यूज यार, यहाँ पॉइंट ने ह्यूमर यूज किया है, क्योंकि मेकअप से नेचुरल ब्यूटी ढक जाती है। मेकअप डिपार्टमेंट में स्ट्रिक्ट हायरार्की थी। चीफ मेकअप मैन लीड एक्टर्स को सजाता, उसका असिस्टेंट कॉमेडियन को, और क्राउड एक्टर्स उनके लिए था ऑफिस बॉय, जो असल में बॉय नहीं 40 साल का आदमी था। ये बंदा एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लेके क्राउड के चेहरे पे पेंट थोपता था। ये एक्टर, राइटर या डायरेक्टर बनने का सपना लेके आया था, पर अफसोस ये पैनकेक थोपने वाला ही रह गया। अब आते हैं सुब्बू पे, जो स्टूडियो का नंबर 2 था, जिसे ब्राह्मण होने का मस्त फायदा मिला। थोड़ी सी नेटवर्किंग और ढेर सारा टैलेंट। ये बंदा पोएट था, एक्टर था, और बॉस की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी था। चाहे फिल्म फ्लॉप हो या हिट, ये हमेशा खुश रहता था। प्रोड्यूसर कहता, भाई मुझे एक सीन शूट करना है। सुब्बू 1 मिनट में 4 आइडिया देता। प्रोड्यूसर बोलता, थोड़ा और मस्त आइडिया दे, तो 14 और निकल आते। सुब्बू ने नॉवल भी लिखे, जो देवदासी के कल्चर को दिखाते थे। एक्टर भी कमाल का, छोटे रोल्स में भी 4 चांद लगा देता। सुब्बू का घर इसके रिश्तेदारों की परमानेंट धर्मशाला थी, और दुश्मनों की भी कमी नहीं थी, क्योंकि लोग इससे जलते थे। स्पेशली वो ऑफिस बॉय, हमारे राइटर अशोका मित्रन जी, जो अपने क्यूबिकल में बैठकर अखबार फाड़ते रहते थे और उन्हें फाइल्स में स्टोर किया करते थे। लोग सोचते थे भला ये भी कोई काम है। ऑफिस बॉय इन्हें लेक्चर देता रहता था कि अरे तुम अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हो, ये डिपार्टमेंट तो बार्बर्स और नालायक लोगों के लिए है। क्राउड शूटिंग के दौरान ऑफिस बॉय अपना ज्ञान पेलने आते रहता था। उसका पूरा गुस्सा सुब्बू पे था, क्योंकि उसको लगता था कि सुब्बू की वजह से ही उसका करियर खराब हुआ है। जेमिनी स्टूडियो में एक स्टोरी डिपार्टमेंट भी था, जिसमें पोइट्स, राइटर्स और एक लॉयर था। लॉयर को सब लीगल एडवाइजर के बजाय अपोजिट कहते थे, क्योंकि ये खादी धोती और शर्ट्स वाले पोइट्स के बीच में सूट बूट पहना हुआ एकदम एलियन लगता था। एक बार एक एक्ट्रेस सेट पर भड़क गई, चिल्लाने लगी, सब शॉक में थे, पर इस लॉयर ने छुपके से उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। जब एक्ट्रेस शांत हुई, फिर उसने रिकॉर्डिंग चला दी। एक्ट्रेस अपनी आवाज सुन के इतना डर गई कि उसका करियर खत्म। लेकिन जब बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट क्लोज कर दिया, तो लॉयर भी जॉबलेस हो गया। शायद हिस्ट्री का पहला लॉयर जो पोइट्स की वजह से बेरोजगार हुआ। जेमिनी स्टूडियो पोइट्स का अड्डा था। ये सब लोग यहाँ कॉफी पीने आते और कविताएं सुनाते थे। इनका फेवरेट स्पॉट था स्टूडियो का मेस, जहाँ 24 घंटे कॉफी मिलती थी। कांग्रेस के जमाने में प्रोहिबिशन था, तो कॉफी ही इनका पार्टी ड्रिंक था। सब खादी पहन के गांधी जी को फॉलो करते थे, पर पॉलिटिक्स जीरो इंटरेस्ट।
कम्युनिज्म का नाम सुनते ही नाक सिकोड़ते थे। उनके लिए कम्युनिस्ट मतलब परिवार से प्यार ना करने वाला इंसान। 1952 में फ्रैंक बकमैन का MRA ग्रुप आया। 200 लोग, 20 नेशनैलिटीज। इन्होंने 2 प्लेस किए, जोथम वैली और द फॉरगटन फैक्टर। सेट्स और कॉस्ट्यूम टॉप क्लास थे, लेकिन मैसेज बस सिंपल मोरल वैल्यूज। मद्रास के तमिल ड्रामा वालों ने इनकी सनराइज सनसेट वाली स्टाइल कॉपी कर ली। बाद में पता चला कि MRA एक एंटी कम्युनिज्म मूवमेंट था और जर्मनी के बॉस मिस्टर वसंत साहब शायद इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन स्टूडियो के स्टाफ के लिए ये बस एक इंटरनेशनल सर्कस था। एक दिन खबर आई कि स्टूडियो में कोई इंग्लिश पोइट आ रहा है। स्टाफ के लिए इंग्लिश पोइट मतलब ये सब लोग, पर ये कौन आ रहा है किसी को नहीं मालूम। फिर पोइट आया, एकदम टॉल और सीरियस, पूरा अंग्रेजी बाबू। बॉस ने लंबा स्पीच दिया फ्रीडम और डेमोक्रेसी के नाम पे। पोइट ने भी स्पीच दी, पर उसका एसेंट इतना हैवी था कि सबके सर के ऊपर से गया। सब कंफ्यूज हो गए, ये क्या था? ये इंग्लिश पोइट तमिल फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा है? टोटल मिस्ट्री। जब राइटर अशोका मित्रन ने द इनकाउंटर नाम की मैगजीन देखी, जिसका एडिटर था स्टीफन स्पेंडर, वही पोइट जो स्टूडियो आया था, तो पता चला ये तो एक फेमस पोइट है। कहानी में क्लाइमैक्स आता है जब अशोका मित्रन ने मद्रास के फुटपाथ से एक बुक खरीदी, जिसमें 6 राइटर्स इंक्लूडिंग स्टीफन स्पेंडर ने बताया कि कैसे हमने कम्युनिज्म को छोड़ा। तब समझ आया कि स्पेंडर का जेमिनी स्टूडियो में आना कोई रैंडम इवेंट नहीं था। बॉस शायद उसके एंटी कम्युनिज्म वाली सोच से उसे प्रमोट कर रहा था। ये बुक पढ़ के स्पेंडर का विजिट मिस्ट्री सॉल्व हो गया। आओ दोस्तों, अब चैप्टर की थीम को समझेंगे। सपने, जेलसी, टैलेंट और थोड़ी सी पॉलिटिक्स सब मिक्सअप है इस चैप्टर में। जेमिनी स्टूडियो एक ऐसी जगह थी जहां पोइट्स, राइटर्स और मेकअप वाले सब एक साथ काम करते थे। सुब्बू जैसा ऑलराउंडर, ऑफिस बॉय जैसा फ्रस्ट्रेटेड सोल और स्पेंडर जैसा मिस्ट्री गेस्ट। अब मिलते हैं कोठा मंगलम सुब्बू से। स्टूडियो का नंबर 2, एकदम ऑलराउंडर। थिलाना मोहनम्बल लिखा, छोटे रोल्स में धूम मचाई, पर ऑफिस बॉय के लिए ये बॉस का चमचा था। अब मिलते हैं ऑफिस बॉय से। 40 साल का बॉय जो हीरो बनने का सपना लेके आया था, मगर पैनकेक थोपने वाला ही रह गया। इसका पूरा गुस्सा सुब्बू पे था। आओ मिलते हैं अशोका मित्रन से, कहानी के राइटर जो क्यूबिकल में बैठ के अखबार फाड़ते रहते। लोग सोचते हैं ये कुछ नहीं करते, पर ये स्टूडियो का ड्रामा ऑब्जर्व करते थे। प्लस स्पेंडर की मिस्ट्री भी इन्होंने ही सॉल्व की थी। दोस्तों, ये है चैप्टर की समरी, या फिर इसे तुम नोट्स भी कह सकते हो। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, ये नोट्स तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। चैप्टर खत्म। इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों में।